हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और अच्छी तरह से आप बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते रहिए, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 15 से 20 दिन का केवल टाइम है। और इसके लिए हमने क्या है कि बोर्ड के एग्जाम का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराने के लिए हमने क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है और इस सेट को आप अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे। तो पहले तो देखिए, हम हर वीडियो बता रहे हैं कि आपको हम पहले जो 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उन ऑप्शनल क्वेश्चन को पहले हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी लोग लगातार जुड़ करके पहले 20 मार्क का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क का आएगा और 80 में से 20 मार्क जो होगा वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। तो इस ऑप्शनल क्वेश्चन को तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब ये जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन जब हम आपको दे लेंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद फिर हम वेरी शॉर्ट आंसर, ये सर्टन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको, और इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो इसको अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। और हम आपको बता दें कि मैथ के बाद तुरंत साइंस का ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन फिर उनके भी क्वेश्चंस को आपको दिए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपको हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल का, ये सबका आपको सेट पेपर मिलने वाला है। आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, बस आपका काम है तैयारी करना और हमारा काम है आपके बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कराना। तो आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए और लगातार जुड़ करके बोर्ड के एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। चलिए, बोर्ड पे पहला क्वेश्चन हमारा सामने है और अब हम देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को और इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, आप देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल, कोई सर्कल है, उस सर्कल का पेरीमीटर और एरिया समझिए। If the perimeter and area of the circle are numerically equal, यानी पेरीमीटर, कोई सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर और एरिया। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, माइंड में रखे रहिए, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये आपसे कहा जा रहा है कि बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपसे कहा जा रहा है बताइए कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो एग्जाम के ड्यूरिंग आप कभी भी आप अंदाज वाला काम नहीं करेंगे। आप अपने कॉपी पे, पेपर पे आपको रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता है। आप उस पर कुछ लिखिएगा नहीं तो आपको जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है एग्जाम से। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख कर रहिएगा। तो आप जो है करेंगे क्या कि कॉपी पर रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क करने के बाद जब एकदम बिल्कुल कंफर्म आप हो जाएंगे कि हमारा आंसर यही होगा तो आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होगा वो 2 पाई आर होगा। और फिर एरिया, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। देखा जाए, सॉल्व करते हैं, फिर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से हम स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा और इधर आर बचेगा। 2 इक्वल टू आर, 2 इक्वल टू आर, यानी ये हो गया आर इक्वल टू 2, यानी रेडियस जो होगा वो 2 होगा। और देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर दिया गया है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यहां डॉट 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 कर दिया गया है और फिर पूछा गया है, यूनिट्स दिया गया है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो 2 यूनिट्स होगी। और आप देखें यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी आज ये हम लोगों का 6 पार्ट चल रहा है, याद रख रहिएगा।
ये हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन का 6 पार्ट देख रहे हैं, इसलिए आप बड़ी अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ते जाइए, अच्छी तरह से दोहराते जाइए, अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, ठीक है ना। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन आप टेढ़े मत होइएगा, आप सीधा होकर के बैठ के पढ़िएगा। चलिए देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां पर लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। तो सही तरीके से लिखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 2x = 5y + 6 दिया गया है। तो इसको अगर हम एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 2x, 5y को हम लेफ्ट में ला दें तो -5y हो जाएगा, और 6 को भी हम लेफ्ट में ला देते हैं तो +6 है तो -6 = 0 हो जाएगा। ये तो पहला लीनियर इक्वेशन है। और फिर आपको दिया है सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन में जरा यहां देखिए आप, सेकंड लीनियर इक्वेशन में आपको दिया है 15y = 6x। तो 6x को हम लेफ्ट में लाते हैं, तो 6x को हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा -6x। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहिएगा। -16x और प्लस ये हो जाएगा आपका 15y और फिर =-18 हो जाएगा। तो -18 को आप लेफ्ट में ला दीजिए तो ये हो जाएगा +18 = 0। पहले इसको सही तरीके से कर लेते हैं ना, तो जब सही तरीके से हो जाता है तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और फिर जो है सही आंसर हम लोग दे पाते हैं आसानी से। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6x - 15y - 18 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपसे पूछा गया, आप जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x = 5y + 6 एंड यहां देखिए दूसरा क्या दिया है 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। तो अब यहां पर देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए आप फार्मूला अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इंटरसेक्टिंग होगा। फिर यहां पैरेलल में क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जाकर के पैरेलल होता है। फिर कंसिडेंट में क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और आल का मतलब तीनों सही है। ऐसा हो सकता है क्या कि तीनों सही हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। फिलहाल चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 1 और 2। देखिए यहां पर वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि बिना कंफर्म हुए आप आंसर नहीं देंगे। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की जो वैल्यू है -5 है, और फिर c1 की वैल्यू -8, सॉरी c1 की वैल्यू जो है -6, C1 की जो वैल्यू है ये -6 है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं। इक्वेशन 1 में हुआ है x का कोएफिशिएंट a1 होगा, y का कोएफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट c1 होगा। अब से इक्वेशन 2 में अगर हम चलें तो देखते हैं यहां पर a2 = 6 हो जाएगा और b2 = -15 है, और फिर c2 की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, c2 की वैल्यू ये हो जाएगा -18। देखा जाए कि कौन सा रिलेशन इसमें आ रहा है। तो चलिए रिलेशन यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए इस साइड में हम यहां लिख करके देख लेते हैं कि क्या होगा a1/a2। देखिए यहां पर a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 करके देखते हैं, और यहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो A1 की वैल्यू है 2 और A2 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 6 है। B1 की वैल्यू देखिए, B1 की वैल्यू -5 दिया गया है और B2 की जो वैल्यू है ये -15 दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -18 दिया गया है। सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखिए ये माइनस नहीं है, इसको कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए क्या है, 2 से अगर हम कट कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर 5 से हम कट कर देते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, अगर 6 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 3। यानी क्या देख रहे हैं आप यहां पर देख रहे हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब क्या हुआ, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों इक्वल आ रहा है। तो जब तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट होता है। और यहां देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यही हम लोगों का सही आंसर होगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सबको ये पूरा क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको देखा जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आपको यहां दिया गया द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी कंटेन 53 संडेज। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में 52 संडे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर में 52 संडे होते हैं और नॉन लीप ईयर में 53 संडे होता है। अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, लीप ईयर में 52 संडे होगा, नॉन लीप ईयर में 53 संडे होगा। तो 52 संडे तो हो जाएगा, लेकिन अब जरा हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, 53 संडेज। तो अब देखिए टोटल, देखिए लीप ईयर में टोटल 52 संडे होते हैं और नॉन लीप ईयर में 53 संडे होते हैं। तो अगर 53 संडे में से 52 संडे अगर हम निकाल दें तो बचेगा कितना, हमारा एक संडे बचेगा, 1 संडे हुआ। और आप जानते हैं कि 1 वीक में, 1 वीक, क्योंकि इसके बाद जब 1 संडे आएगा तो 1 संडे कितने वीक में आता है, 1 वीक में आता है। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और उसमें एक संडे होता है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, एक संडे होगा, और उस वीक में जो टोटल डेज होंगे वो 7 होंगे। उस वीक में टोटल जो डेज होंगे वो 7 होंगे, क्योंकि 52 संडे, 53 संडे में से 52 संडे निकल गया तो एक संडे बचा। और एक संडे हमेशा 1 वीक में आता है और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 1 होगा और टोटल आउटकम जो होगा वो 7 होगा। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/7 होगी। तो देखिए हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/7, यानी यह डी ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो रहा है ना? अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, बहुत मुस्कुराने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है
वो है, यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को जब हम रेट बाय रेट ऐड करते जाते हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए cumulative frequency table is useful in determining the, यानी cumulative फ्रीक्वेंसी की हमें जो जरूरत होती है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमको जो नीड होती है, उसकी नीड होती है केवल, आप याद रखे होंगे हम लोग सबसे पहले मीन निकाले थे जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो हम मीन निकाल रहे थे, मीन के बाद मीडियन निकाला गया था, मोड निकाला गया था, याद रखे रहिएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत जो हमको होती है वो केवल मीडियन में होती है, इसको याद रखे रहिएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमको जो होती है वो मीडियन में होती है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, क्योंकि हमको मोड मीन निकालने के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती नहीं है, मोड के लिए होती नहीं है, और सबके लिए तो जरूरत कभी नहीं होगी। इसका मतलब कि ये हमारा जो मीडियन है, मीडियन इज द आवर राइट ऑप्शन, ये मीडियन होगा, इसको अच्छी तरह से आप माइंड में रखे रहिएगा। ये याद करने की चीज है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन में निकाला जाता है, इसको आप माइंड रखे रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आपको केवल याद करना होगा, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखा जाए। आगे बढ़ रहे हैं और अब हम यहां देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमें देखना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है जी? लिस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, यहां हम लिख देते हैं लिस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। याद रख रखिएगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। तो क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है, तो लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है यह 2 होता है। लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो 2 और 4 का हम पहले HCF निकालते हैं। आपसे पूछा गया है कि इसके HCF और LCM में रेशियो क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा कि आप सोचेंगे कि बुक में जिस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो पूछा गया उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारा मिला है 4, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया और लिस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। अब अगर हम इसका LCM और HCF निकालें, देखिए अगर 4 का हम फैक्टर करते हैं तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 और 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर 2 ही होगा। अब यहां से अगर हम HCF की वैल्यू निकालते हैं तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन 2 है, HCF निकल गया 2। अब निकाल लेते हैं LCM। तो LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन होता है वो भी होता है, जो कॉमन नहीं होता वो भी होता है। तो ये हो गया हमारा एक 2 और दूसरा 2, यानी 2 × 2 हो गया 4। तो देखिए किसमें किसमें रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, HCF और LCM। तो HCF है 2 और LCM है 4। 2 और 4 में रेशियो निकाल लीजिए, तो यहां कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1/2 का मतलब हो गया 1:2।
आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये 1:2 हो जाएगा। देखिए 1:2 कौन सा ऑप्शन है? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपको दिया गया है 1:2। तो यह क्वेश्चन भी हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पर कोशिश कीजिएगा कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम न लें। 1 मिनट पढ़िए, 1 मिनट में सॉल्व करके और आप उसका आंसर दे दीजिए। हम थोड़ी चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आपको तो एक्सप्लेन करना नहीं होगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा और समझ करके अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसको देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये तो अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी जरूर। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। देखिए अब आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जरा समझिए, मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है? इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में हो। तो पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम निकालें तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन n होता है। और आपको मालूम है कि यह एक एपी होगा, तो यहां फर्स्ट टर्म ए जो होगा 1 होगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। तो अब इसका सम निकाल लिया जाए। सम के लिए फार्मूला आपको मालूम है, Sn = होता है n/2 और ये होता है 2a + n - 1 × d। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। Sn = n/2 और ये हो जाएगा 2a के जगह पे 1 कर देंगे और प्लस ये हो जाएगा n - 1 और d के जगह पर भी 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n/2 ये हो जाएगा 2 + n - 1। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका n/2 और देखिए n तो रहेगा ही और यहां पर 2 - 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो पहले तो आप ये माइंड में रख लीजिए कि n नेचुरल नंबर का जो सम होगा, समझिए n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो n + 1/2 होगा। n नेचुरल नंबर 1 से लेकर के n तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इन सभी नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो n + 1/2 होगा। लेकिन पहले मीन निकालना है, फिर इसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन का मतलब क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम कितना है? तो सम है n/2 n + 1 और टोटल नंबर कितने हैं? तो टोटल नंबर तो n है, तो n से n कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका n + 1/2। यह मीन निकल गया, ठीक ना। तो n नेचुरल नंबर का मीन हमने निकाल लिया। n नेचुरल नंबर का जो मीन होगा वो n + 1/2 होगा। अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 देखिए इफ द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहां पर हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन हमने निकाल लिया है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन हमने निकाल लिया है और यह मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/5 n है। इसी को दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू यहां हम लिख लेते हैं, यहां पर मीन की जो वैल्यू दी गई है, देखिए मीन की जो वैल्यू दी गई है यह 3/5 n है। अब समझिए
देन द वैल्यू ऑफ यन, यन की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि यन नेचुरल नंबर का जो मीन है वो 3/5 यन है। तो फार्मूले के अनुसार हमने मीन निकाल लिया, ये n+1/2 आ गया। और यहां पर मीन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन जो आपको दिया है 3/5 यन, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो चलिए इक्वल यहां करते हैं, ये हो गया 3/5 यन इक्वल टू n+1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 2 का यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा 6 यन, और इक्वल टू 5 का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 5 यन + 5 हो जाएगा। फिर चलिए 5 यन को लेफ्ट में ला दीजिए, तो 6n - 5n इक्वल टू हो गया 5। तो 6n - 5 यन कर देंगे तो ये हो गया n, और n इक्वल टू हो गया 5। आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही थी, n की वैल्यू पूछी जा रही थी और हमने n की वैल्यू निकाल लिया। n की वैल्यू आया है 5। देखिए हमारे सामने जो ऑप्शन है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए इन सभी क्वेश्चंस को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलिए देखें, इसको भी हम नीचे कर लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे ला दिए, अब आपको यह अच्छी तरह से दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसको, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में दिया गया है इफ ए कोन इज कट पैरेलल। जरा देखिए इसको जो है इमेजिन कर लिया जाएगा, माइंड में इमेजिन। जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हम माइंड में इमेजिन करके सॉल्व करेंगे। जरा देखा जाए यहां पर कि कोन की बात की जा रही है। कोन, देखिए यहां पर कोन की बात हो रही, ये है कोन। अब देखिए यहां समझना है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये है कोन, और फिर देखिए आपसे यहीं पर जो कहा जा रहा है वो है, समझना है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ ए कोन इज कट पैरेलल टू द बेस ऑफ इट, यानी एक कोन है, इस कोन को इसके बेस के पैरेलल, ये बेस है, समझिए ये कोन का बेस है और ये कोन की हाइट है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई कोन है, उस कोन को उसके बेस के पैरेलल काटा जा रहा है। देखिए इसके पैरेलल ऐसे काट करके निकाल दिया जा रहा है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट काट करके निकाल दिया जा रहा है। तो अब जरा देखिए, जब ऊपर वाला पार्ट हम काट करके निकाल देंगे तो देखिए काट कर निकालने के बाद इसका जो शेप आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो शेप आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, यहां पर इसको हम जो है यहां पे देखिए इसका जो शेप आएगा वो ऐसा आएगा। हम यहां की तरफ इसको दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब हम लोगों को समझना है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है इफ ए कोन इज कट पैरेलल, कोई कोन है और उस कोन को उसके बेस के पैरेलल काटा जा रहा है। देखिए बेस के पैरेलल काटा जा रहा है, समझिएगा आप अच्छी तरह से। तो इफ ए कोन इज कट पैरेलल टू द बेस ऑफ इट्स बाय ए प्लेन इन 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में काट दिया जा रहा है। तो एक बात समझिएगा, यहां से काट दिए तो एक ऊपर वाला पार्ट निकल गया, ऊपर वाला पार्ट निकल गया है। देन द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द कोन विल बी। तो आपसे पूछा जरा बताइए, कोन का जो टॉप है, ये टॉप आप देख रहे हैं,
कोन का जो टॉप है उसके टॉप का शेप क्या होगा। तो कोन के टॉप का जो शेप आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है। हमेशा कोन का जो टॉप होता है, कोन के टॉप को अगर हम कट करते हैं तो वो सर्कुलर होता है। लेकिन यहां पर जरा ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या है, स्फेयर है, क्यूब है, कोन इटसेल्फ और सिलेंडर है। तो अब यहां पर होना चाहिए सर्कुलर, यहां पर सर्कुलर होना चाहिए। हमेशा आप याद रख रहिएगा कि किसी भी कोन को उसके बेस के पैरेलल अगर हम काट देंगे तो काटने के बाद इसका जो टॉप आएगा, कोन का जो टॉप आएगा वो सर्कुलर आता है। लेकिन सर्कुलर इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर सर्कुलर ऑप्शन होगा तो हम सर्कल लिखेंगे, लेकिन सर्कुलर ऑप्शन नहीं है, यहां पर स्फेयर ऑप्शन है, तो हम स्फेयर को ही राइट ऑप्शन देंगे। लेकिन अगर यहां सर्कल भी होता तो हम सर्कल को राइट ऑप्शन देते। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा सेट किए गए हैं। इनमें से बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको करना यह है कि मन लगा करके पढ़ना है। कम से कम पहले 20 मार्क कंफर्म किया जाए और फिर इसके बाद जब वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, फिर केस बेस स्टडी वाले क्वेश्चन देखेंगे, असर्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो वो भी तैयार हो जाएंगे। बस इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करते जाना है, प्रिपेयर करते जाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको भी देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। आपको सबकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में मालूम होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री में सबकी वैल्यू नहीं मालूम होगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद कर डालिए। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, कम से कम इतना तो साइन cos tan की वैल्यू तो आप लर्न कर डालिए। तो चलिए हम यहां इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और फिर cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लस साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और फिर cos 60 की वैल्यू भी तो 1/2 होती है। फिर क्या होगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा कर देंगे 4 और फिर यहां देखिए 1 × 1 1 हो जाएगा और फिर ये 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 हो गया और ये हो गया आपका 3 + 1, तो 3 + 1 यानी 4/4 और 4 से 4 कट कर दिए तो क्या आया, ये आ गया हमारा 1। ये राइट ऑप्शन देखिए 1 कहां है। फर्स्ट ऑप्शन ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में 4 दिया है। तो आपसे राइट ऑप्शन पूछा जा रहा था, राइट ऑप्शन हमारा बी है। यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहिएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो दिया हुआ है, बस इसमें से थोड़ा सा सर्च तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अभी इसको हम लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिएगा ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो फिगर अभी हम देख रहे हैं। अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और हम सर्च करते हैं। इसमें फिगर होना चाहिए और फिगर बस 1 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिगर हम बना देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है इसका फिगर तो फिगर हम यहां बना देंगे, ठीक है। चलिए फिगर बना देते हैं।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देखा जाए। ठीक है, हमें लग रहा है डिलीट हो गया होगा, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन ये बाकी है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग को देख लेना है। देखिए एक क्वेश्चन अभी बाकी है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, फिर आगे अभी क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। देखिए, इफ टावर 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को पहले हम समझें। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि यहां देखिए, यहां शैडो दिया गया है, शैडो का मतलब आपको मालूम है छाया, और यहां पर ये टावर दिया गया है, ये टावर है, और यहां पर जो एंगल इंक्लाइंड होगा, अब इसको थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इफ ए टावर 6 मीटर हाई, एक जो टावर है वो 6 मीटर हाई है, टावर की हाइट आपको दी गई है 6 मीटर, 6 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3। ये जो शैडो है उसकी जो छाया है ये आपको दिया गया है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देन सन्स एलिवेशन, सन्स एलिवेशन यानी ये एंगल थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, बस थीटा की वैल्यू तो हमको निकालना है। अच्छा एक बात समझिए, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हम यहां पर tan का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 6 है और बेस है 2√3। सॉल्व करते हैं, अगर 2 से हम इस 6 को कट कर दें तो यहां 3 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। फिर क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमको देखना है कि √3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो √3 जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, पता है आप सबको। तो अब यहां से tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो अब देखिए 60 डिग्री, यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर भी पूछा जाएगा और ऑप्शनल भी पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे। और चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में फिगर शायद डिलीट हो गया है, तो चलिए फिगर हम लोग बना लेंगे, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का छुटा है उसको देखा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फिगर हम थोड़ा सा कहीं देख रहे हैं, फिगर होगा जरूर, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर में अगर प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या दिया गया है। इन ए फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी देखते हैं, यहां पर फिगर हम बना देते हैं। देखिए फिगर बना लिया जाए, यहां पर जो है दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिगर जो है फिगर बनाना हम शायद भूल गए होंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज सेमी स्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट। यहां पर कोई क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होगा, आप जानते हैं कि सर्कल का हाफ जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, और सेमी सर्कल का जो हाफ होता है वो क्वाड्रेंट होता है। चलिए हम यहां पर देखते हैं, अभी फिगर तुरंत बन जाएगा, बहुत आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो है यह क्वाड्रेंट है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लें तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि फिगर हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं फिगर जब बड़ा होगा तो अच्छा होगा, समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखते हैं, अब यहां जो है ये क्वाड्रेंट कहा जा रहा है, हम क्वाड्रेंट पहले बना लेते हैं। फिगर थोड़ा सा डिलीट हुआ है इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलिए फिगर बन जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होगी। देखिए ये है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हम लोगों का सामने आ गया, ये क्वाड्रेंट है। अब इसी क्वाड्रेंट में स्क्वायर दिया गया है, देखा जाए, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर वगैरह में दिक्कत होगी तो फिर हम देखेंगे, देख करके उसको बना देंगे। अब इसी के अंदर स्क्वायर है, देखिए ये है स्क्वायर जिसकी चर्चा आपसे की जा रही है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए हालांकि स्क्वायर दिया गया है, फिर बाद में जब हमको जरूरत होगी तो देखा जाएगा। अब देखिए इन ए फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, इसको हम इसको देखिए, इसको ओ स्क्वायर ए, ये है बी और ये है सी, ये स्क्वायर है। स्क्वायर थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा जो है इसको हम सही कर देते हैं और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग काम चलने लायक हो गया है। समझिए क्या है इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, देखिए ये ओ ए बी सी स्क्वायर है और आपको मालूम है कि स्क्वायर के चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ईच इनस्क्राइब ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, समझिए ये क्वाड्रेंट जो दिया है ओ पी बी क्यू है और जो स्क्वायर दिया गया है वो ओ ए बी सी है। अब देखिए क्या है, इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देखिए ओ ए की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, यह ओ ए बी सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा तो यानी ओ ए अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो ओ सी भी 20 सेंटीमीटर होगा, ओ भी 20 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 20 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जानते हैं शेडेड रीजन कौन है, शेडेड रीजन यही है। शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो सुनो एक बात हम करते हैं, हम लोग पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। समझिए पहले हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और इसके बाद स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं और क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड रीजन होगा, शेडेड रीजन का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक काम करना होगा, देखिए इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। हम यहां पर जरा इसका रेडियस निकाल लें, सर्कल का रेडियस निकाल लें। तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, या हम लिख दे रहे हैं ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और अगर इसको हम r एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले निकाल लेते हैं, r की वैल्यू क्या होगी। तो r स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और फिर 20 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 400, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400 ये हो जाएगा 800 और 800 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2, 400 इंटू 2। अब यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें, स्क्वायर यहां जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो गया 400 इंटू 2। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर रेडियस हम लोगों का निकल गया।
रेडियस, ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस हम निकाल चुके हैं, यानी ये जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट का रेडियस हम निकाल चुके हैं। यहां पर हम वैल्यू ऑफ आर नोट कर लेते हैं। आर की वैल्यू 20√3 सेंटीमीटर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि फिगर हम बनाने लगे हैं, फिगर यहां था नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में साइडेड एरिया का आपसे पूछा जा रहा है, साइडेड एरिया। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया। और आपको मालूम है कि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो फार्मूला आपको मालूम है थीटा अपान 360। तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, अपान है 360 और इनटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चलिए पाई हम रहने देते हैं। पाई, अच्छा क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया है, तो यहां 3.14 कर देते हैं और इंटू आर का स्क्वायर। देखिए ये आर की वैल्यू 20√3 है, तो सॉरी 20√2 है, 20√2। देखिए यहां पर एक फॉल्ट हो गया हम लोगों से, आर की वैल्यू 20√2 था, 20√2 सेंटीमीटर, 3 नहीं। तो 20√2 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी वही 800 हम लोगों का हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो फिर एरिया क्या हो जाएगा जरा देखिए, अगर 200 को 2 × 100 लिख दें और 100 का 3.14 में मल्टीप्लाई कर दें तो 314 हो जाएगा। 314 × 2, तो 314 × 2 कर देंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या निकला है, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकला है। ये हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। अब एरिया, अब स्क्वायर का एरिया निकाल दें। तो स्क्वायर के एरिया को अगर हम ए डैश से रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने के लिए क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया है 628 है और स्क्वायर का जो एरिया है 400। अब 628 में से 400 माइनस कर दीजिए, 228 आ जाएगा। ये तो पता ही है आपको कि 628 में से 400 माइनस कर देंगे तो 228 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 228 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबसे कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम 1.5-2 महीने के लिए तो कर ही लें। और इसके बाद आपको अगर 11th के क्लास करने होंगे तो यहां पर सभी क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी क्लासेस चलते हैं। और ये महामना इंस्टीट्यूट की जो यहां की व्यवस्था है काफी अच्छी व्यवस्था है। आप आकर के ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, तो आकर के आप पढ़ भी सकते हैं। इसलिए बड़ी अच्छी तरह से आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए और आगे आप 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, ठीक ना। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू, हैव ए स्वीट ड्रीम, थैंक्स।